सामीन इकराम, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाक़िफ़ से होंगे। आज हम बात करेंगे हैज़ के हवाले से, इसकी पेचीदगियों के हवाले से और रोज़मर्रा की किन आदात को इख्तियार करने से हम अपनी फर्टिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, या फिर आने वाली एक ह्यूज क्वांटिटी है हमारे पास पेशेंट की जो कि अनफर्टिलिटी, पीसीओएस और बांझपन का शिकार हो चुके हैं, या फिर लिकोरिया हो रहा है, या पीरियडिक पेन आ रहा है, बाज़ वक़्त पीरियड बंद हो गए हैं, बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा उसमें फ्लो है। तो इन सारे अमराज का ताल्लुक किस तरह से आप रिकग्नाइज कर सकेंगे कि ये किन वजूहात से हो रही हैं, और इनको घर बैठकर ही रोज़मर्रा की आदत में बेहतरी लाकर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सवाल आता है कि पीरियड्स के साइकिल के डेज कितने होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस दी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मिथ्स भी हैं, बहुत ज़्यादा सुनी सुनाई बातें जो कि गलत कंसेप्ट रखती हैं। तो मैं चाह रही थी कि एक सीरीज़ का आगाज़ किया जाए जिसमें हम उन तमाम गलत कॉन्सेप्ट्स को दूर कर सकें। तो पहला सवाल ये है कि पीरियड की साइकिल कितने होने चाहिए। क्या 28 दिन का साइकिल बिल्कुल ठीक है, या बाज़ बच्चे कहते हैं कि 30 दिन के बाद 2 दिन ऊपर चढ़ के हमें आ जाते हैं, तो क्या ये कोई ख़राबी है। तो ऐसा नहीं होता है। ये याद रखिएगा कि हर बॉडी की टाइप है, हर बॉडी टाइप है, उसमें ब्लड की कमी हो सकती है, उसमें कोई स्ट्रेस हो सकता है, या फिर उस बच्ची का एक पीरियडिक साइकिल है जो 28 दिन का हो सकता है, 26 दिन का हो सकता है, 25, 26, 27 दिन का हो सकता है। बाज़ औक़ात ये 30, 32, 35, और जैसे जैसे हम एज में ज़्यादा होते जाते हैं, यानी 30 के बाद, 40 के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें 35 दिन, 40 दिन भी साइकिल का होना नॉर्मल होता है। इसमें कोई भी ख़राबी की बात नहीं है। जिन ख़वातीन को मेनोपाज़ की बात करें तो बहुत सारी ख़वातीन आती हैं और वो कहती हैं कि हम मेडिसिन लेते हैं तो पीरियड आ रहे हैं, और जब उनकी एज पता करें तो पता चलता है कि वो 40 प्लस एज में भी पीरियड आने की दवाई खा रहे हैं। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि जिन ख़वातीन को अर्ली एज में ही पीरियड स्टार्ट हो गए और उन्होंने बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए, या फिर उनको किसी वजह से पीरियड ज़्यादा आया करते थे, तो उन लोगों को मेनोपाज या पीरियड का ख़त्म होना या संन्यास का जो टेन्योर है वो जल्दी शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो ख़वातीन जिन्हें पीरियड लेट आए, या उन्होंने कम बच्चे पैदा किए, या किसी वजह से पीरियड में उनके डिले रहा था, उन ख़वातीन को 50 प्लस जाकर भी पीरियड आ रहे होते हैं, 55, 56, 57, बल्कि 60 साल की उम्र तक भी उनको पीरियड हो रहे होते हैं। तो एक बात जो आप लोगों के लिए यहाँ ज़रूरी है वो ये, जो जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी फिजिशियन मुझे सुन रहे हैं, पीरियड लाने की तमाम दवाइयाँ 40 की एज से पहले पहले तो आप यूज़ करा लें। 40 साल की उम्र के बाद पीरियड लगाने वाली किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। ये हम लोग अपनी फीमेल पेशेंट के साथ नुकसान कर रहे होते हैं। तो मेरे पास अगर कोई 40 के पास आकर कहे कि हमें पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अब आपको पीरियड लगाने की दवाई हमने नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि अगर आप दवाई देते हैं तो पेशेंट को हार्ट हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आने का, दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और उनको मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग, टायर्डनेस, और उनको इंतहाई कमज़ोरी आ सकती है। तो पेशेंट की सेहत का, उसकी दिल की सेहत का हमने ख्याल रखना है। सेकंड सवाल ये किया जाता है कि बच्चियों को बालिग होने की क्या एज है। बहुत सारे पेरेंट्स आके ये गिला करते हैं कि हमारी बच्ची 16 साल की हो गई है, 18 की हो गई है, 17 की हो गई है, उसके साथ की बाकी बच्चियों को तो पीरियड आ चुके हैं, उसको नहीं आ रहे हैं। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि क्या क्या सही एज क्या होगी। हमारे पास तो क्लिनिक में एक बच्ची आई, 4.5-5 साल की बच्ची थी, उसको हेज़ के दाग गिरना शुरू हो गए थे। तो ज़ाहिर है कि वो बहुत अर्लियर था और उसको इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन ये याद रखिए कि जो बच्चियाँ गर्म इलाकों में रहती हैं, उन लोगों की पीरियड की, पुबर्टी की जो रेंज है वो तकरीबन 14 साल से स्टार्ट हो जाती है। ये बच्चियां बालिग हो जाती हैं। जो सर्द इलाकों में रहती हैं वो बच्चियां 14 के बाद जाके 17 साल, 18 साल, 20, 21 साल तक भी जाकर वो पुबर्टी में जाती हैं। इसी तरीके से मोतदिल इलाकों में रहने वाली ख़वातीन, जो जहाँ पे आबो हवा बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, उनकी ग़िज़ाएँ भी बिल्कुल मोतदिल है, वो 18, 16, 17 में जाकर के बालिग हो जाती हैं। तो अगर इस एज जोन में इलाकाई एतबार से आप ये डिफरेंस पाएँ तो किसी भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल तक, 21 साल तक सर्द इलाकों के लोगों को रुका जा सकता है, और गर्म इलाकों के लोग 14, 15, 16 साल तक भी वेट करें, और फिर अगर पीरियड नहीं स्टार्ट हो रहे हैं या कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं शो हो रही है जो पुबर्टी होने से पहले बच्चियों को स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि अनवांटेड हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, या आप देखें कि उनको कोई जिस्मानी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और पीरियड नहीं हो रहे हैं, तो
फिर जाकर आप उनको कंसल्टेंट से ज़रूर चेकअप करवा लें। दूसरा सवाल जो ये किया जाता है वो ये कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्हें पीसीओज के हवाले से ये टेंशन है, पीसीओज या पीएमओज के उनको जो है वो बहुत ज़्यादा वो मोटी नहीं है, ओबेज नहीं है, फिर भी उनको पीरियड जो है वो पीसीओज क्यों हो गए हैं। तो ये क्लेम करना गलत है कि तमाम मोटी लड़कियां ही हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होंगी, बल्कि जितनी भी ख़वातीन कमज़ोर होती हैं वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि वो किस तरह का डाइट पैटर्न ले रही हैं। देखिए, जिन लोगों को पीसीओज होती है उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि जो कुछ भी वो खा पी रही हैं वो मेटाबॉलिकली हजम नहीं हो रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है और उनकी लाइफस्टाइल का कोई डिसऑर्डर चल रहा है जिसकी वजह से उनको पीरियड डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर हमें ये, आपके पास कमज़ोर बच्चियां भी आएंगी जिनको गैर ज़रूरी चेहरे पर और चिन वगैरह पर बाल आ रहे हैं, उनके सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो हैं लेकिन पीरियड नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी वो गंदम अनाज वगैरह खा रही हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो उनके जिस्म में फटीग है, यूरिन की कसरत आ रही है, बालों का यूटीआई इन्फेक्शन जिन बच्चों को हो रहा होता है उनको खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही होती है। तो पीसीओएस के लिए ये बात यहाँ याद रखिए कि मोटी ख़वातीन और पतली ख़वातीन का कोई डिफरेंस नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकती है जो कि अपनी डाइट के मुताबिक मेडिसिन या अपने मिजाज के मुताबिक खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हैं, वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकती हैं। और जो कमज़ोर हैं उन्हें पीसीओएस की असल रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ कि पीरियड का स्टार्टअप तो आपको पता है कि जब भी किसी बच्ची ने बालिग होना है, बालिग होने के बाद एग मैच्योर होता है, फ्लोपियन ट्यूब के जरिए वो आगे आता है, और जब वो फर्टाइल नहीं होता तो 28 डेज या 30 डेज या जितना भी उस बच्ची का साइकिल है उसके बाद वो डी जनरेशन का शिकार होता है और पीरियड फ्लो, ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये कितने दिन तक रहना चाहिए, ये भी बहुत अहम सवाल है कि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें तो 2-3 दिन ही पीरियड आते हैं, बहुत सारी कहती हैं हमें तो 5-6 दिन तक आते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा फीमेल आती हैं शादीशुदा, और उनकी अगर किसी वजह से उनको बच्चे वगैरह नहीं हो रहे होते हैं तो उनकी जो मदर इन लॉज हैं वो कह रही होती हैं कि इसको तो सही तरह पीरियड ही नहीं आते, इसको तो 2-3 दिन तक सिर्फ हैज़ आता है। तो ये याद रखिए कि बहुत सारी ख़वातीन की आदत में ये शामिल होता है कि उनको 5 से 7 दिन तक पीरियड आते हैं और अच्छा फ्लो होता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिन्हें स्टार्ट में कम फ्लो, आखिर के दिनों में कम फ्लो, और बीच के जो 2-4 दिन होते हैं इसमें तेज़ फ्लो आता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें 3 दिन के बाद पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और 4th डे तो वो गुस्ल कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन्हें पीरियड 1 से 2 दिन में ही इतना फ्लो होता है कि 1 से 2 दिन के बाद ही उनका पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो जिस भी बच्ची को जितने भी दिन पीरियड आ रहे हैं ये उसकी ख़राबी नहीं है। अगर उसको हर महीने पीरियड आ रहे हैं, चाहे वो 2 दिन आए चाहे वो 4 दिन आए, ये टोटली सेव है, उसकी फर्टिलिटी किसी भी तरीके से मुतासर नहीं हुई है। साथ में अगर यहाँ एक पॉइंट है कि बच्ची को पीरियड नहीं आए बल्कि पीरियड के डेट्स में उसको सिर्फ स्पॉटिंग हुई है। स्पॉटिंग कहते हैं बहुत हल्का सा माइल्ड सा ब्लड होता है जिसमें पानी मिला हुआ होता है, या वो हल्की ब्राउन डिस्चार्ज की तरफ जाता है बच्चा, तो इसका ये मतलब है कि ये जो ब्राउन डिस्चार्ज इसको हो रहा है ये पीरियड नहीं है, और ये ब्राउन डिस्चार्ज होते ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या यूट्रस में कोई सोजिश मौजूद है, या यूट्रस के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन आ गया है, या कोई सिस्ट है, फाइब्राइड है, या कोई चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है जिसकी वजह से पीरियड की सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, और ये स्पॉटिंग फिर कई दिन तक चलती है। यहाँ आपको अंडरलाइन कॉज देखनी पड़ेगी, जो वजह है उसको दूर करना पड़ेगा। जिन बच्चों को स्पॉटिंग होती है, मैं फिर अगेन कह रही हूँ कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इनके खाने पीने की आदत को बेहतर करना होता है, स्लीप साइकिल इनका ठीक करना होता है, स्ट्रेस और खुशी के हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है, और अगर ये बच्चियां गैर शादीशुदा हैं तो इनकी जल्द अज जल्द शादी करा देना ही इनके इस मसले का हल होता है। साथ में आप ये देखें कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, बच्चादानी जो है इसकी शक्ल नाशपाती की तरह एक थैली नुमा ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक गिलाफ है, अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, साथ में अंदर एक अस्तर लगा हुआ है। इस अस्तर को हम यूँ कहते हैं कि पीरियड के खत्म होने के बाद ही ये जो अंदर की एक झिल्ली है इसके अंदर ब्लड थोड़ा थोड़ा करके पूरे महीने जमा होता है। जब एग को फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर वो डी जनरेशन के बाद यही थैली जो है ये फटती है, टूटती है, और उसमें से जो ब्लड है वो फ्लो हो जाता है और यूट्रस साफ हो जाता है। अब ये जो अंदर की जो झिल्ली है, बाजू का क्या होता है कि ब्लड इतना इसके अंदर जमा हो रहा होता है कि वो मुकम्मल सफाई नहीं हो पाती है और वो अंदर ही पड़ा पड़ा सिस्ट की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। तो इसको अक्सर डॉक्टर हजरात चॉकलेट सिस्ट का नाम दे रहे होते हैं। साथ में
बच्चा दानी जो है इसकी साइज़ का भी बड़ा मसला होता है कि बल्कि यूट्रस भी बहुत सारी बीमारियों की वजह है। बल्कि यूट्रस के हवाले से ये देखें कि खातून की यूट्रस का जो साइज़ है वो बड़ा मैटर करता है। इसका वज़न तकरीबन 1 शतांग के करीब है। हामला औरत में ये 1.5 से 2.5 शतांग तक भी जा सकता है। अगर किसी खातून में यूट्रस की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 3 इंच होती है, चौड़ाई 2 इंच होती है, मोटाई 2 इंच के करीब होती है, जो डिफर करता है कि बच्चियां कमज़ोर हैं, मोटी हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ और वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ये 8 लिगमेंट्स हैं बेसिकली, जिनके ज़रिए ये बॉडी के साथ अटैच होता है। इन लिगमेंट्स की कमज़ोरी या उजलाती पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से यूट्रस के अंदर कुछ और ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। उन खराबियों में सबसे पहले है यूट्रस कोलैप होना, और यूट्रस का कोलैप होने के साथ साथ बच्चियों को जो पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये एक रीज़न है कि ये जो लिगमेंट्स हैं ये कमज़ोर पड़ गए हैं। इसकी क्या इससे कैसे आप निपट सकते हैं? देखें, पीरियड की 3 तरह की सिम्पटम्स हैं जो हम देखते हैं कि अव्वल तो पीरियड का बहुत ज़्यादा फ्लो है या पीरियड बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तीसरी स्टेज है कि जिसमें पीरियड के अंदर बेइंतहा पेन हो रहा है पेशेंट को। तो हमें ये देखना होगा कि जो पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन है उसका क्या, उसके नीचे क्या कंडीशन देखनी होगी कि जिस वजह से ये पेन हो रहा है। बच्चियों को इस पेन की वजह से मैंने देखा कि वो पैनाडोल्स खा रही होती हैं या फिर वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पेन है, फ्लोपियन ट्यूब्स में आगे नलों की तरफ दर्द हो रहा है। तो जो कंसल्टेंट हजरात हैं वो इस बात को समझें कि जो पीरियड का ब्लड होता है वो आम ब्लड की तरह ही होता है। जिस तरह हम कोई वेन अपनी काट के वहाँ से जो ब्लड निकलेगा, पीरियडिक पीरियडिक ब्लड भी वैसा ही ब्लड है, लेकिन सिर्फ एक उनसे की कमी है पीरियड वाले ब्लड में, वो ये कि जो नसों से खून निकल रहा है वो तो फौरन जम जाएगा, लेकिन पीरियड का ब्लड फौरन नहीं जमता। अगर जम भी गया तो वो इतना कम सख्त होता है कि मतलब उसकी जमने की जो तासीर है वो बड़ी कम होती है, स्लो होती है, वो ज़रा कम जमता है, या तो जमता ही नहीं जल्दी से या जमेगा तो कम जमेगा। इसके अलावा इस पीरियड के ब्लड के अंदर वो जो झिल्ली टूट फूट का शिकार हुई थी उसकी सारी बाकियात भी हैं, और साथ साथ में इसके अंदर तुरशी मौजूद होती है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि वो तमाम हुक्मा जो ये कह रहे थे कि जो खवातीन को पीरियड आते हैं वो 5 नंबर तहरीक में आते हैं, 5 नंबर का मतलब है कि उनके जिस्म में गर्मी और तरी होती है। हम ये कहते हैं कि नहीं, बच्चियों को जो पीरियड आ रहे हैं वो 4 नंबर में आ रहे हैं। 4 नंबर में ही औरत की सेहत है, हरारत ही उसको चाहिए है। यहाँ पर मर्द हजरात या हुक्मा हमारे ये कह रहे होते कि नहीं, 5 नंबर में बच्ची जब पीरियड के दिनों में चली जाती है तो यहाँ देखें कि अगर वो 5 नंबर में चली गई तो ब्लड के अंदर तुरशी मौजूद नहीं होगी। जब ब्लड में तुरशी मौजूद नहीं होगी तो फिर वो क्लॉट बनेगा। क्लॉट बनेगा ऐसे कलेजी की नरम नरम कलेजी की बोटियों की तरह वो मवाद निकलेगा, और उस मवाद की ही अंदर बंदिश रुकावट हो रही होती है, जिसकी वजह से बच्चियों को आगे नलों में बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा होता है। तो ये टेक इन कंसिडर करें कि पीरियड का ताल्लुक 4 नंबर तारीख से है, ना कि 5 नंबर तारीख से है, क्योंकि पीरियड के ब्लड में तुरशी चाहिए। साथ ही साथ में वो तमाम बच्चियां जिन्हें पीरियडिक पेन है और क्रैम्प्स पड़ते हैं किसी किस्म के, तो उन्हें ये चाहिए कि पीरियड के डेट्स के अलावा उन्हें हल्की तुरशी अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। जैसे जैसे वो तुर्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगी, नेक्स्ट उनको जो पीरियडिक साइकिल होगा उसमें पेन उनको होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ हमने आगे के पेन की बात की है। जिन बच्चियों को पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इतना फ्लो होता है कि उनको लगता है कि कोई नल ओपन हो गया और वो ब्लड ऐसे खूब खूब निकल रहा है, इन खवातीन को ये देखना होगा कि वो पीरियड की डेट्स के अलावा भी, पीरियड के डेट्स में भी मुरगन ग़िज़ाएँ, फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा चटपटी और खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से इन लोगों को पीरियड बहुत ज़्यादा आते हैं। जिन बच्चियों को हैवी ब्लीडिंग की शिकायत होती है, उन्हें चाहिए वो काली मिर्च का खाना खाएं, कद्दू टिंडे तोरी का खाना खाएं, देसी घी इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। लेकिन ये दूध और घी वगैरह का जो इस्तेमाल है ये पीरियड डेज में नहीं, इसके अलावा डेज में होगा। इसी पैटर्न से इनकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। थर्ड वन हमारे पास आता है जिन्हें पीरियड बिल्कुल बंद हो गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर गलत इलाज कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि पीरियड का बंद होने की सिर्फ एक वजह आसाबी या बलगमी तहरीक नहीं होती है। यानी हम जो हुक्मा कहते हैं कि सिर्फ जिस्म में रतूबात और सर्दी बढ़ गई है जिसकी वजह से पीरियड बंद हो गए हैं, और उसके लिए एहतबास से तम्स के नाम से या जितनी भी मार्केट में पीरियड ओपन करने के लिए T5 कैप्सूल दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक इलाज नहीं है। क्योंकि पीरियड बंद होने की बहुत सारी रीजंस हैं। अव्वल तो इंतहाई खुश्की और गर्मी में ही पीरियड बंद हो जाते हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, इंतहाई गर्मी खुश्की या खुश्की गर्मी में तो नसें फट जानी चाहिए थी, ब्लड फ्लो होना चाहिए था।
लेकिन आप ये देखें कि इतना खुश्क हो गया कि वो जो ज़मीन है वो बंजर हो गई, उसमें क्रैक्स पड़ गए, अब उसमें से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, उसमें किसी भी किस्म की ह्यूमिडिटी लिक्विडिटी बची ही नहीं है। जिस तरह के बंजर ज़मीन का जिक्र करें तो उसमें जब नमी नहीं रहती है तो वो बिल्कुल क्रैक्स पड़ जाते हैं, अक्कड़पन आ जाता है यूट्रस के अंदर। तो जिन बच्चियों को पीरियड बंद हुए, मुमकिन है कि आप उनको मजीद खुश्की पैदा कर दें जबकि ऑलरेडी उनमें खुश्की ज़्यादा थी। इसी तरीके से जिनको पीरियड बंद हुए, बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो यूट्रस इतना ऐंठ जाता है, सूजन आ जाती है उसके अंदर कि पीरियड का फ्लो नहीं रह पाता। यहाँ इस सूजन का इलाज करना जरूरी है, ना कि आप उठा के 3 नंबर और 4 नंबर की अद्वियात देते हैं। तो जिन बच्चियों को पीरियड बन रहा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, पीसीओएस के हवाले से, इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से, हार्मोनल इम्बैलेंस के हवाले से, मर्दाना हार्मोन इन बच्चियों में ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एंड्रोजन इतना बढ़ गया है कि पीरियडिक फ्लो हो ही नहीं रहा। एग्स तो मेच्योर पड़े हैं लेकिन उनमें से कोई भी डीजनरेशन की तरफ नहीं जा रहा है। तो इस सारी रीजन को सामने रखते हुए आपने पीरियड बंद होने का इलाज 5 और 6 में भी किया जा सकता है। पीरियड बंद होने का इलाज 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। सिर्फ इसका इलाज 3 और 4 नंबर तहरीकात में नहीं होगा, ये आप गलती करते हैं। यहाँ अंडरलाइन वजह देखें और फिर इलाज करें। साथ ही साथ ज़रूरी और अहम तरीन बात यह है कि जिन खवातीन को पीरियड की ज्यादती की वजह से या किसी किस्म की चॉकलेटसिस या फाइब्रॉइड की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बच्चादानी निकलवा दें। तो यहाँ ये समझना होगा कि बच्चादानी का निकलना तब जरूरी है जब आप सिनियास या मेनोपास की तरफ चली गई हैं, मोनार्चे हो चुका है। उससे पहले जब आप फर्टिलिटी की डेज में हैं, आप यूट्रस को नहीं निकलवाएं। उसकी वजह ये कि देखें, जिन बच्चियों को, खवातीन को बच्चादानी निकल जाती है, अब उनको पीरियड तो होंगे नहीं क्योंकि एग का मैच्योर होना ही पीरियड का सबब बनता है। तो जब उनके अंदर ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो फिर ये बीमार रहेंगी, टांगों में बेचैनी रहेगी, सर में तकलीफ होगा, कंधे, सर्वाइकल पेन्स और दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाएगा। हल्की सी भी गर्म गजाएं ये नहीं खा सकेंगी, हल्की सी भी ज्यादा ठंड होगी तो इनको बर्दाश्त नहीं होगी। यानी हम सुबह शाम ये मरीज देख रहे हैं जिन्हें यूट्रस निकलने के बाद सेहत वाली जिंदगी एक दिन भी उनकी मुमकिन नहीं हुई। तो अगर आप में से कोई ऐसी खातून है जिसे डॉक्टर्स ने यूट्रस को निकालने का मशवरा दे दिया है, चाहे यूट्रस कोलैप हो गया है, देखें यूट्रस कोलैप हो रहा है, इसका इलाज हर्बल मेडिसिन से हो जाता है। फाइब्रॉइड्स हैं, इसका इलाज हर्बल मेडिसिन से हो जाता है। आपको किसी किस्म की सिस्ट है, इसका इलाज भी हर्बल मेडिसिन से हो जाता है। इसकी इतनी बड़ी सजा खुद को आप मत दें कि आप अपनी यूट्रस को ही रिमूव करवा दें, इससे आपकी बाकी की सारी जिंदगी खराब गुजरेगी। साथ ही साथ में जिन एहतियातों की ज़रूरत है, हमारे फोर फादर्स, हमारे इंचे डब्बा व जदाद क्या किया करते थे, हमारे बुजुर्ग क्या किया करते थे। बच्चियों को भारी वजन नहीं उठाने दिया जाता था, बच्चियों को इन दिनों में ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से मना किया जाता था। बच्चियों को छोटी छोटी चीज़ें थी जिन पर एहतियात कराई जाती थी ताकि ये फर्टिलिटी की डेज मुतासर ना हो। हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आती हैं जो सिर्फ शावर लेने की वजह से पीरियड डेज में अगले 1 से 1.5 साल तक के लिए पीरियड उनका डिस्टर्ब हो गया, उनको पीरियड आना ही बंद हो गया। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जिन्हें आप याद रखें, नोट डाउन कर लें कि जिन खवातीन को पीरियड के डे स्टार्ट हुए, खासकर ये एहतियातें उन पेरेंट्स को करानी चाहिए जिनकी बच्चियां अभी पुबर्टी में पहुंची हैं, यानी इनिशियल पुबर्टी में वो मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि वो गुस्ल नहीं करें पीरियड के डेज में, ये जो इब्तदाई 3 दिन है इसमें परहेज करना चाहिए। ये नरम बिस्तर पर नहीं सोएंगी, इन्हें चाहिए कि कारपेट पर या मेट्रेस के ऊपर सोएं। साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा खुशी से खिलखिला के हंसना, बहुत ज़्यादा रोना धोना वावेला करना, इसके साथ पीरियड के डेज में दूध का इस्तेमाल करना या मीठी चीज़ों का या मिठाई का इस्तेमाल करना, आल्दो गोश्त का इस्तेमाल करना इन्हें बंद करना होगा। सारा दिन में रोटी जो है, गज़ा जो है, वो सिर्फ एक ही टाइम खाएंगी ये लोग पीरियड के डेज में। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है, वो जब एक ही दिन में, सारा दिन में एक ही बार खाना खाएंगी तो उनका वो मेटाबॉलिज्म ज़रा बेहतर होगा, बॉडी खुद को हील करेगी। और साथ ही साथ में इन खवातीन को सुरमा भी नहीं लगाना है, जैसे कि छिले के दिनों में खवातीन को मना किया जाता था कि आप सुरमा नहीं लगाएं, आंखों की बिनाई जाती है। बिल्कुल पीरियड के डेज में भी इस चीज़ का एहतियात करना ज़रूरी है। एक और बात है कि हमारे यहाँ बड़ी एक मैथ चल रहा है कि खवातीन और मर्द जो हैं वो एक ही जैसी डाइट पैटर्न लें, मर्द और खवातीन बराबर हैं। इस हवाले से ये बात समझ लें कि मर्दों के जिस्म की और औरतों के जिस्म की स्केलेटन जो है वो फ़र्क होता है। यानी अगर हमारे पास मेल बच्चा है, उसको अगर आपने बोतल का गिलास पिलाया है और साथ में फीमेल को भी बोतल का गिलास दिया है, इन दोनों की बॉडी पर इस बोतल का इफेक्ट मुख्तलिफ है। मर्द के मुकाबले में खवातीन की बॉडी इस बोतल की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होगी। क्यों? वजह क्या है? वजह ये कि जब मर्द बच्चा पैदा होता है और खवातीन मेल फीमेल बेबी पैदा होता है, इन दोनों के स्केलेटन में फ़र्क है, इनके वज़न में फ़र्क है। मर्दों के खून औरतों से
زیادہ ہے، مردوں کے خون میں نمکیات عورتوں سے زیادہ ہے، مردوں کے خون میں جو سرخ خلیات ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں تھوڑے کم ہیں۔ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل کا جو حجم ہے وہ مردوں میں ذرا بڑا ہے، عورتوں میں چھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے عضلات جو ہیں وہ مردوں میں زیادہ مضبوط ہیں، عورتوں میں کم ہیں۔ تو بہت ساری ایسی جسمانی اعتبار سے کمزوریاں ہیں جو خواتین کو موجود ہیں، اور ان کے ہارمون کا ایک پورا نظام، جس طرح مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کا معاملہ وہ بہت مختلف ہے، وہ جتنا فاسٹ فوڈ کھائیں گے شاید ان کے لیے اتنا بہتر ہے، جتنا کھٹا کھائیں گے مردوں کے لیے اتنا ہی کیپیبل ہے، بہت ساری ان کی ایبلٹیز بڑھائے گا۔ لیکن خواتین میں اتنی ترشی، اتنی فاسٹ فوڈ اور اتنی جنک فوڈز کا استعمال کرنا ان کے ہارمونز کو، ان کے سٹریس لیول کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ صحت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے جو یہاں میں کرنا چاہتی ہوں بیان، کہ جس طرح ہمارے مذہب میں یا میڈیکلی بھی یہ کہا گیا کہ پیریڈ کے ڈیز میں میاں بیوی مباشرت سے پرہیز کریں گے، تو یہ بات تو ہم منع ہو گئے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ایک اور چیز، خواتین کو پیریڈز کے دن میں ان تمام تحریکات اور خیالات سے بھی دور رہنا ہوگا جو کسی طرح سے شہوانی خیالات کو متحرک کرتی ہیں، یعنی ان صرف آپ کو مباشرت سے پرہیز نہیں کرنا بلکہ ان عادات کو بھی چھوڑنا ہوگا، ان تحریکات سے بھی دور رہنا ہوگا۔ اس کا بھی بہت زیادہ فرق آپ کے ہارمونز پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صحت ناقابل برداشت حد تک خراب ہو جاتی ہے، اور پھر IVF سینٹرز کی طرف آپ